हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे प्रकाशिकी के वैसे प्रश्न जिसकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहें तो एक ये उत्तल लेंस, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का इमेज यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के करीब ले जाकर के हम अपने इस लेंस को वस्तु के करीब ले जाकर रखते हैं। ये वस्तु के करीब ले जाकर रखते हैं, यानी कि वस्तु को लेंस के फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है, यानी कि जिधर की ओर वस्तु रहता है, ठीक। तो देखिए, ये एक किरण प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर चली और यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी अपवर्तन के बाद। फिर एक ये किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी बिना विचलित होकर सीधा। दोनों किरण के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये दोनों किरण यानी कि इधर कभी नहीं काट सकती है, कितना हो बढ़ा दे हम आगे। तो पीछे हम कल्पना करते हैं, यानी काल्पनिक रेखा को डैश डैश से दिखाते हैं। तो ये डैश डैश वाली रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनी है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक रेखा के काटने के कारण बना है। तो प्रतिबिंब सबसे पहला बात कि काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक और सीधा पहला ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो देखिए, उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि को दूर करते हैं, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि को दूर करते हैं, और द्विफोकस लेंस से जरा दृष्टि को दूर करते हैं, और बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता दोष को दूर किया जाता है। तो ये मानव नेत्र में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और चारों का यहाँ पे निवारण करने का उपाय बताया गया है, किस लेंस से किस प्रकार के दोष को दूर किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण को सबसे पहला बात हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा बराबर आता है बैगनी रंग के अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के अपवर्तनांक, यानी सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू रंग का, यानी म्यू बी, और सबसे कम होता है म्यू आर लाल रंग का अपवर्तनांक। इन दोनों अपवर्तनांकों के अंतर में हम लोग मध्य अपवर्तनांक से भाग करते हैं। इधर मध्य वाला यानी कि पीला रंग का होता है, येलो कलर। तो ये वर्ण विक्षेपण का सूत्र हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, निर्वात में प्रकाश का वेग c है। इसमें प्रकाश का वेग हुआ निर्वात में, वेग को हम लोग जनरली v से दिखाते हैं, और किसमें है? निर्वात में, मतलब वैक्यूम में। v से भी दिखा दिए, v कितना हो गया c। एक और चीज जानते हैं हम लोग साथ ही साथ, तथा ये म्यू अपवर्तनांक जो होता है v वैक्यूम का, निर्वात का, वो होता है 1। चलिए ठीक। आगे कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक दे दिया, यानी कि म्यू जी मतलब ग्लास यानी कांच में इसका वेग क्या होगा? तो कांच का अपवर्तनांक पहले लिख देते हैं 3/2, और पूछा क्या इसमें कि जो कांच है उसमें वेग क्या होगा, यानी कि वी जी मतलब ग्लास में वेग क्या होगा। तो एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, यहां से लगा देते हैं म्यू जी बटा में म्यू वी, वैक्यूम मतलब निर्वात। अपवर्तनांक जिसका ऊपर होता है उसका वेग नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ हम बटा का चिन्ह देकर लिखेंगे वी जी सबसे पहले नीचे आ जाएगा, और वी ऊपर चला जाएगा। अब सबका वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं, यहां से वैल्यू रखते हैं। वी का वैल्यू सबसे पहला है म्यू जी, तो म्यू जी का वैल्यू रखते हैं 3/2, और म्यू वी का वैल्यू यहाँ पर है 1, रख देते हैं। और फिर आगे वी का वैल्यू यहाँ पर है c, ये भी रख देते हैं, ठीक। और वी जी तो हमको निकालना ही है, तो वी जी रखते हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 3/2 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा c/v, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे आगे की ओर। तो वी जी यहाँ ला देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये इधर जाएगा तो वैल्यू पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे इंटू सी। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कि 2/3 इंटू सी किस ऑप्शन में है? 2/3c, यानी कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और क्षमता की बात किया जाए यानी P का वैल्यू, तो वो होता है 4 डायोप्टर। यहाँ से फॉर्मूला लगाकर भी हम निकाल सकते हैं, P बराबर 100/f, जब f सेंटीमीटर में दिया रहता है, 25 चौक 100 आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि माध्यम एक यहाँ पर हम माध्यम ले लेते हैं, ये सतह लेते हैं, बंटवारा कर देंगे, नीचा वाला को कह देंगे माध्यम 1, ये हमारा हो गया माध्यम 1, और एक हो गया इधर माध्यम
2। ठीक, इस प्रकार से है, हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर जाने वाली, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश कोण के लिए क्रांति कोण कितना हुआ? क्रांति कोण के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं ऐसे। ठीक, इसके बाद एक किरण को भेजेंगे, ये किरण जाएगी, यहाँ पर क्रांति कोण कितना दिया है? c माध्यम 1 में, और प्रकाश का वेग माध्यम 1 में v है, यानी कि इधर जो ये प्रकाश जा रही है इसका वेग कितना है? v है। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन c बराबर 1/μ, ये फॉर्मूला होता है क्रांति कोण के लिए। ये जो म्यू होता है ये किसका म्यू होता है? म्यू होता है हमारा ये पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी कहें तो ये होता है 1/μ1/2, पहले माध्यम का ही अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का सापेक्ष। अब यहां से हम लगाएंगे साइन c बराबर 1/μ1/2 है, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं μ2/1। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष था, 1 में ऊपर जाएगा तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक, ये साइन c का वैल्यू आ गया। अब एक और रिलेशन जानते हैं हम, यहां से लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, साइन c ही रहेगा यहां पर। ठीक, इसको लिख सकते हैं μ2/μ1। फिर साइन c बराबर अपवर्तनांक और वेग में एक संबंध होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर है तो दूसरे माध्यम का वेग नीचे चला जाता है, यानी कि v2 नीचे चला जाएगा, v1 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब v1 मतलब पहले माध्यम में वेग, पहले माध्यम में वेग कितना दिया था? v, रखते हैं वैल्यू, साइन c बराबर v, इधर नीचा में v2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछा तिरछी गुना करें तो ये v2 यहां पर आ जाएगा और ये v बटा में चला जाएगा साइन c। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग किसमें है, v/साइन c, ये ऑप्शन है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद, स्पंद के बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरह से बताएं। एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? अब एक स्लैब ले लेते हैं, स्लैब मतलब हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये एक स्लैब हो गया, मान लीजिए स्लैब का सतह हो गया। अब इस पर श्वेत प्रकाश के किरण गिरेगा, किस प्रकार का? श्वेत प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश ले लेते हैं। हुआ, अब जैसे ही ये सतह पे आया ना तो श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वो अलग अलग बिखर जाएंगे, यानी अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक, तो बैगनी रंग अलग टूटेगा, लाल रंग अलग टूटेगा, सब रंग अलग अलग बिखर जाएंगे। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे पहले निकल जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक विकिरण जो हवा यानी कि माध्यम 1 माना है से ऐसे माध्यम 2 में जाती है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा? ठीक है, यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। यहाँ पर हम एक आकृति बनाए हैं, माध्यम 1 से माध्यम 2 में ये प्रकाश की जो किरण है जा रही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। माध्यम 1 को हवा माना गया है और माध्यम 2 को हम ऐसा माने हैं जिसका निगेटिव म्यू मतलब अपवर्तनांक है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक स्नेल का लॉ लगाएंगे। स्नेल का लॉ ये है कि साइन i बटा साइन r इज इक्वल टू होता है μ2/1 साइन i बटा में साइन r। अभी r को थोड़ा देर के लिए रखते हैं, इधर भी फॉर्मूला एक लगाते हैं μ2 बटा में μ1, जिसको तोड़ देते हैं, साइन r को साइन r ही रखते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, आइए यहाँ। ठीक, अब ये साइन i ठीक बटा में साइन r के बारे में थोड़ा बाद में लिखेंगे। μ2 कैसा हुआ? निगेटिव है, मतलब निगेटिव म्यू है इसका। μ1 का वैल्यू हवा का अपवर्तनांक है तो म्यू ये मतलब एयर, ये कितना होता है 1। यहाँ पर दूसरे के माध्यम का कह दें तो μ2 बराबर निगेटिव कोई संख्या आएगा, निगेटिव नंबर, हम वही रख देते हैं यहाँ पर कि μ2 बराबर क्या? कोई निगेटिव नंबर, कोई भी संख्या है जिसे अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होता है किसी माध्यम का, तो जो भी आए निगेटिव संख्या है। यहाँ पर इसका कितना होता है? 1। अब बताइए, इधर आ रहा है 1 से किसी संख्या में भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इधर आ रहा है हमको फाइनली निगेटिव नंबर, इधर हमको फाइनली क्या आ रहा है? निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर आ रहा है तो इधर भी तो निगेटिव होना चाहिए, तभी ना LHS और RHS बराबर होगा। तो साइन i ये तो कोण सही है, यह विलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या है? सही है। यहाँ पर आई, अब जो r बनाना होगा हमको, अगर r इस साइड बनाते हैं अभिलंब से इस डायरेक्शन में घड़ी के सुई के दिशा में, ये भी अभिलंब से ही कोण बनता है, इधर घड़ी के सुई के दिशा में, ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बना कोण धनात्मक होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये धनात्मक है। अब अगर इधर हमारा ये होगा
अपवर्तित किरण, तो इधर से अभिलंब से बनाएंगे तो ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो ये धनात्मक लेना पड़ेगा, लेकिन हमको इधर ऋणात्मक चाहिए, यानी कि घड़ी के सुई दिशा में ही कोण बनेगा। हमारा कोण बनेगा, जिसको हम लेंगे यहाँ पर साइन माइनस आर। अब ये साइन का एक प्रॉपर्टी है कि साइन के कोण में निगेटिव संख्या हो तो वो बाहर निकल जाता है, तो ये साइन आई ही रहेगा, लेकिन यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन आर के बाहर क्या, निगेटिव संख्या। तो इधर LHS में भी निगेटिव लग गया और RHS में भी निगेटिव लग गया। अब बैलेंस है, यानी कि जो हमारा अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से घड़ी के दिशा में ही बना कोण इधर कोण बनाएगी। पहला आंसर सही है। आंसर कौन सही है? पहला सही है। ये इस जो बुक में है, जो भी बुक है, इस बुक में आंसर गलत दिया है, ठीक। ये पहला आंसर सही है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इधर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कैसा बनेगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला बात की, एक हम अवतल दर्पण बना दिए, इसका यहाँ पे केंद्र बना दिए, केंद्र के ठीक बीचों बीच फोकस बना दिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब ध्रुव P से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाता है वक्रता त्रिज्या। और इधर ध्रुव से नापेंगे तो हम इधर उल्टा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वस्तु को तो इधर कहीं रखेंगे तो किरण इधर से आएगी, हम जा रहे हैं इधर की ओर, तो ये निगेटिव दूरी माना जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लेंगे 15 सेंटीमीटर माइनस में। एफ की बात करें तो एफ बराबर होता है r/2, तो r/2 यहाँ लगाएंगे, यानी कि -15/2 सेंटीमीटर फोकस आ गया। अब वस्तु को अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 15/2 का मतलब 7.5, यानी कि फोकस से वस्तु इधर ही रहने वाला है, यानी कि वस्तु कहीं यहाँ पर ही होगा, ठीक। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित बनता है। वास्तव में किरण जाकर काटती है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। आगे भी चेक कर लेते हैं कि जो वस्तु बन रहा है उसका स्थिति क्या होगा, यानी कितना दूरी पर वस्तु बनेगा, ठीक। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। एक और डाटा है हमारे पास, यू दिया है वस्तु दूरी। अब वस्तु को भी ध्रुव से इधर रखे हैं, उल्टा डायरेक्शन में नापेंगे दूरी, तो ये भी लेंगे -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं दर्पण सूत्र लगा करके। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। हमको v निकालना है, तो 1/v बराबर, सॉरी सबका वैल्यू रख लेते हैं, 1/v + 1/u का वैल्यू कितना, -10 बराबर 1/f का वैल्यू -15/2। अब ये 1/v प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा -1/10। इस वैल्यू को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा -2/15। आगे भी सॉल्व करते हैं इसको, 1/v, अब ये माइनस में वैल्यू है, उधर जाएगा तो प्लस में, 1/10, ये सॉरी प्लस में हो जाएगा, और ये 2/15। 1/v = 10 और 15 का लघु उत्तम हो जाएगा 30। भाग लगाएंगे, 3 मर्तबे कटेगा, 3 एकम 3, माइनस 2 मर्तबे कटेगा, 2 दूना 4। 1/v = 4 में से 3 जाएगा, -1/30। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, यानी कि कहें तो दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देते हैं, तो ये v/1 वैल्यू 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह यही दर्शाता है कि हम लोग जो दूरी नापेंगे ध्रुव से आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापेंगे। तो आपतित प्रकाश हमारा वस्तु को रखेंगे यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में होगा, हम इधर क्यों नापेंगे, ठीक है, हमारा इधर ही बन रहा है। तो यहाँ पर दिया एक और ऑप्शन हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर आ ही रहा है, यानी कि इसका सिर्फ ए सही नहीं होगा, A + D मल्टीपल चॉइस आ गया, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा इरर है, एक और क्वेश्चन में देखे थे इरर था, तो हम जो भी इरर होगा सुधार। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक स्लैब और ये हवा का ही कह दे, एक सतह का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं नीचे वाला हिस्सा स्लैब का है और ये एक रेड कलर का जो लाइन खींचे हैं ये हमारा हो गया सतह, ये हो गया सतह स्लैब का। तो एक आपतित किरण स्लैब पर आपतित होती रही है, ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसमें कहा गया है कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं
कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ से ये 60 डिग्री है आपतन कोण, तो ये भी कोण यानी कि परावर्तन कोण भी कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री ही हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपवर्तन कोण का वैल्यू। अपवर्तन कोण का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा, ये कोण का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक सीधा रेखा पर यानी स्ट्रेट लाइन, एक सीधा रेखा पर बना टोटल कोण, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये टोटल कोण ऐसे कह दे तो 180 डिग्री का होगा, जिसमें हम लोग कौन कौन सा कोण आएगा, 60 डिग्री का कोण प्लस 90 डिग्री का कोण और प्लस ये आर, यहां से यहां तक 60 डिग्री का कोण, फिर प्लस इस परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण, और फिर ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर, तीनों एक रेखा पर बना कोण है। तो ये तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। 60 और 90 को जोड़ देते हैं, 150 डिग्री आ जाएगा, प्लस आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस में 150 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में 150 डिग्री, यानी कोण आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक ऑप्शन में दिया था ऐसा अपवर्तन कोण 30 डिग्री, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। एक और चीज चेक कर लेते हैं कि जो ये स्लैब है, स्लैब जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसके लिए हम एक लॉ लगाएंगे, एक नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाते हैं यहां से, स्नेल लॉ से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है वह, साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। म्यू टू वन, ऊपर वाला को पहला माध्यम मान लेते हैं और नीचे वाला को दूसरा माध्यम मान लेते हैं, इसको पहला, नीचे वाला को दूसरा। ठीक, अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो आई का वैल्यू है कितना, 60 डिग्री, और आर का वैल्यू निकाल कर लाए हैं 30 डिग्री। तो वैल्यू रखते हैं साइन आई के जगह 60 डिग्री और साइन आर के जगह 30 डिग्री, और इधर हो गया म्यू टू वन। सॉल्व करते हैं, साइन 60 का भी वैल्यू रखते हैं और साइन 30 का भी वैल्यू रखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इधर म्यू टू वन बटा वो कट जाएगा, ये तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में 1 बराबर म्यू टू वन। एक से किसी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी √3 बराबर म्यू टू वन। म्यू टू वन, ये जो 2 होता है नीचा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरा नीचा में ही तो हमारा स्लैब है, यानी कि स्लैब जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा √3। ऐसा भी एक ऑप्शन था, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, √3। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, यानी कि इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑप्शन सही है, बी प्लस सी, बी प्लस में ये सी, सिर्फ सी नहीं होगा, बी प्लस सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसमें अपवर्तन का भी योगदान होता है, ये ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण बनाने के लिए हम एक बहुत बड़े गोले का उपयोग करते हैं जिसकी त्रिज्या लगभग अनंत मानी जाती है, यानी कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या मानी जाएगी, अनंत। और फोकस दूरी कहीं कहीं भी पूछ देता है, तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी अनंत बटा 2। अनंत में 2 से भाग देने पर अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अनंत का अनंत ही रहेगा। ठीक, तो ये अनंत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। ठीक है, देखिए हम एक तालाब का तली थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं, कोई तालाब है इसके तली का थोड़ा हिस्सा ले रहे हैं। अब इधर तालाब का ये तली है, इधर यहां तक के एरिया में पानी भरा हुआ है, फिर ऊपर से हवा, तो कह दे नीचे वाला एरिया सघन हो जाएगा, पानी है तो सघन हो जाएगा, और ऊपर वाला एरिया विरल हो जाएगा। ठीक, तो जब भी प्रकाश के किरण सघन से विरल माध्यम में जाए और वो सीधे जाए, सतह पर लंबवत होकर के जाए, तो वो सीधे निकल जाती है, किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक, एक किरण थोड़ा सा सतह पर कुछ कोण बनाकर जा रही है यहाँ पर, तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर हटी है, तो ये अभिलंब से दूर हटी है। अब इस किरण को हम पीछे की ओर डैश डैश वाला रेखा से मिलाए हैं,
ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, यानी कि जो ये तली वास्तव में यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को तली यहाँ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रकाश की कौन सी घटना और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो ये घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। देखिए, क्रांति कोण समझने के लिए सबसे पहले एक सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये सतह हो गया हमारा। जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, यहाँ अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण कहलाता है। लेकिन एक स्पेशल केस, जब ये अपवर्तन कोण यानी अभिलंब से बना अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो इधर का कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो विरल माध्यम में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हम यहाँ तीनों दर्पण बनाए। सबसे पहले समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखें, दर्पण से पीछे बनता है प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो सबसे पहला बात की समतल दर्पण द्वारा बनता है। दूसरा बात, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, यानी इस दर्पण में भी बन रहा है। और इस उत्तल दर्पण में तो वस्तु को कहीं पर भी रख दे, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है, दर्पण के पीछे, और छोटा बनता है, इस केस में आभासी बनता है, सीधा बनता है। यानी कि तीनों दर्पण होगा, केवल समतल नहीं, केवल अवतल नहीं, केवल उत्तल नहीं, तीनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा भी बने और आभासी भी बने। अभी हम सब में आभासी बनाकर दिखाए थे। देखो, वस्तु इतना है, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? वह अवतल दर्पण। इसमें भी हम टिक करेंगे, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पिन छिद्र कैमरा है ना, वो प्रकाश के सरल रेखा में गमन पर काम करता है, यानी प्रकाश के रेखीय प्रसार पर, सरल रेखा में प्रसार पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और कांच सही से लिखा नहीं है, कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो सबसे पहले कांच का, पहले जल है और कांच है, तो हम अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। जल के लिए W मतलब वाटर यूज करते हैं। कितना दिया है? देखो 4/3, और फिर म्यू कांच मतलब G मतलब ग्लास, यहां पर दिया है 3/2। पहले जल का नाम फिर कांच का नाम, तो पहले वाला अपवर्तनांक जल का होगा, फिर बाद वाला कांच का होगा। पूछ किसका रहा है? तो जल का कांच के सापेक्ष, यानी जल का पूछ रहा है। म्यू W मतलब वाटर, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, यानी G। हमको निकालना है म्यू WG बराबर वाट। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी ऐसे पूछा जाए म्यू WG तो यूज करेंगे म्यू W ऊपर और म्यू G नीचे। तो म्यू W का वैल्यू है 4/3 और इसका वैल्यू है 3/2। अगर कोई टर्म भाग में हो, बटा का भाग कर दे, उसको पलट देते हैं और गुना में लिख देते हैं। ये भाग में था, इस वैल्यू को पलट देंगे और ये गुना करने पर आएगा 4 दूना 8, 3 3 9, यानी कि 8/9 ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो ये वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। ये पानी के बुलबुला का चमकना, हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, लूमिंग बनना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। और एक है प्रकाशिक तंतु का जो कार्य सिद्धांत होता है या कार्य प्रणाली होता है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर ही आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। तो सबसे पहला बात कि क्रांति कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन C बराबर 1/μ, यानी कि कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। इधर उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरा का, क्रांति कोण और अपवर्तनांक। तो हम लोग देख लेंगे
कि किस स्थिति में अपवर्तनांक का मान कैसा आ रहा है। हमको चाहिए क्रांति कोण का अधिकतम मान, यानी कि क्रांति कोण अधिकतम होगा, इसका मतलब म्यू का मान कम होगा। तो किस केस में म्यू का मान सबसे कम होगा, देखेंगे कांच से पानी में, तो कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू जी, जी मतलब ग्लास का होता है 3/2 और पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू होता है 4/3। तो अब कांच का पानी के सापेक्ष निकालेंगे यानी कि म्यू जी डब्ल्यू, इधर 3/2 में हम भाग कर देंगे 4/3 से, भाग वाले टर्म को गुना में ले जाएंगे तो वैल्यू को पलट देंगे, 4/3 था 3/4 हो जाएगा। अब गुना करें 3 3 के 9, इधर 4 दूना 8, ठीक, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.1। ये पहला स्थिति में कांच से पानी में जाने पर अपवर्तनांक मिलेगा हमको 1.1। दूसरा में कांच से वायु में, तो कांच का फिर से अपवर्तनांक म्यू जी 3/2 और वायु मतलब एयर का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। तो हम कांच का निकालेंगे हवा के सापेक्ष, यानी 3/2 में 1 से भाग करेंगे 3/2 ही आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 1.5। सी वाला ऑप्शन के लिए देखिए हीरे से वायु में, यानी हीरा म्यू डी, डी मतलब डायमंड का अपवर्तनांक होता है 2.42 और वायु का अपवर्तनांक लगभग 1, यानी कि हीरा का निकालना है वायु के सापेक्ष, यानी कि म्यू डी ए, तो इसके अपवर्तनांक में वायु के अपवर्तनांक से भाग कर देंगे तो ये आएगा 2.42। फिर हमको पानी से वायु में, यानी कि पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, सॉरी पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालना है, यानी कि म्यू डब्ल्यू ए, तो पानी का अपवर्तनांक में 1 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा। प्रत्येक सिचुएशन में हम अपवर्तनांक का वैल्यू देखें और सबसे कम अपवर्तनांक यहाँ ऑप्शन ए में आ रहा है, जब प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रहा है, वो कितना आ रहा है 1.1, यानी कि जब अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांति कोण अधिक होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। देखो एक माध्यम से, माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। नीचा में हम कांच रख देते हैं, ऊपर में वायु, दो माध्यम है, यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी सघन माध्यम से इधर विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, स्थिति बनेगा यहाँ पर। ये क्रांति कोण का मान इसमें दिया है थीटा, यहां से हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन सी बराबर 1/μ, ये जो म्यू होता है ये अपवर्तनांक होता है, ये नीचे वाले माध्यम यानी सघन माध्यम कांच का अपवर्तनांक होता है, तो कांच का यहाँ अपवर्तनांक होगा, यहाँ से लिखेंगे साइन सी के जगह थीटा बराबर 1/μ, तिरछा तिरछी गुना करेंगे म्यू यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? क्रांति कोण किस प्रकाश का सबसे कम होगा? तो फिर से हम एक रिलेशन जानते हैं कि क्रांति कोण साइन सी बराबर 1/μ, यानी जिसका म्यू सबसे कम होगा, जिसका म्यू साइन सी बराबर 1/μ, जिसका म्यू सबसे कम होगा उसका क्रांति कोण अधिक होगा, और जिसका म्यू सबसे अधिक होगा उसका क्रांति कोण सबसे कम होगा। तो हमसे पूछा गया क्रांति कोण सबसे कम होता है, कम यानी कि ये कम होगा तो ये अधिक होगा, तो सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, यानी कि सबसे अधिक बैगनी रंग का, इसका मतलब क्रांति कोण जो होगा बैगनी रंग का सबसे कम, और सबसे बड़ा क्रांति कोण हो जाएगा लाल रंग का। हमसे कम पूछा है तो बैगनी रंग का सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता है। एक कंडीशन होता है वह कि यदि म्यू एल मतलब म्यू लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तथा R1 और R2 दोनों बराबर यानी कि दोनों वक्र सतह की त्रिज्या बराबर हो, तो इस स्थिति में उत्तल लेंस के लिए F और R में संबंध आता है F बराबर R, और अवतल लेंस के लिए संबंध आता है F बराबर -R। तो हमारा यहाँ उत्तल लेंस दिया है और उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूंकि R बराबर 20 सेंटीमीटर इसलिए F बराबर भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इस फॉर्मूला से। अब हमको निकालना है क्या इसमें लेंस की क्षमता, तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F, जब F सेंटीमीटर में दिया रहे तब, यानी कि 100/20 काटेंगे तो 20 × 100, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 डायोप्टर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता है, मतलब इसका लेंस का क्या दे दिया है, क्षमता दे दिया है।
सबसे पहला बात कि आवर्धक ग्लास सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। यहाँ पर इमेज बनाया गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि उत्तल लेंस कह दे, इसके आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम मतलब मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन 1 + d/f, जहां d होता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जिसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। मीटर में निकाले तो 100 से भाग करेंगे यानी कट के आएगा 1/4 मीटर। यानी कि इस उत्तल लेंस का जो क्षमता यानी कि P का वैल्यू दे दिया है कितना 12 डायोप्टर। हमसे आवर्धन क्षमता यानी M का वैल्यू पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे M = 1 + d/f, यानी कि 1 + d इंटू इसको लिख सकते हैं 1/f, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेम आ जाएगा। ठीक, यहां से फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू 1 की जगह 1 प्लस d के जगह वैल्यू आया है मीटर में 1/4। 1/f, ये 1/f होता है क्षमता। 1 फोकस दूरी क्या होता है क्षमता, यानी 1 + 1/4 इंटू क्षमता का वैल्यू दिया है 12। इसको काटेंगे तो 4 × 12, यहां से आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। आवर्धन क्षमता हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 4। देख लेते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाएगा। तो सबसे पहला बात कि एक लेंस निर्माता जो सूत्र होता है 1/f = μlm - 1 × 1/r1 - 1/r2, इसमें हम जितना बार अपवर्तनांक को चेंज करेंगे उतना बार फोकस दूरी चेंज होगा। और जितना फोकस दूरी चेंज होगा, जितना फोकस दूरी अलग अलग होगा, उतना ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अगर इसमें 4 अपवर्तनांक है तो 4 फोकस दूरी आएगा और प्रतिबिंब कितना बनेगा 4। 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर 4 ही सही होगा। एक और हम किताब का क्वेश्चन लिए हैं, ये बहुत फेमस बुक है। यहाँ पर लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए। यहाँ देखो हुआ, इसमें भरा है μ1 μ2 μ3 μ3, 3 अपवर्तनांक भरा है। 3 अपवर्तनांक यानी कि 3 फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब की संख्या भी कितना होगा 3। इसमें पहले से भी टिक किया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ही नहीं दिया था। अगर ये क्वेश्चन का नकल किया है, ये बुक एक प्रचलित बुक है, इसमें एरर ना के बराबर रहता है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको दिखाएं यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन या तो 4 डालो, नहीं तो यहाँ पर μ3 करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है। 2 उत्तल लेंस रखेंगे तो वह फाइनली उत्तल लेंस ही मिलेगा हमको। फाइनल कौन सा मिलेगा, उत्तल लेंस, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। उत्तल लेंस होता है तो सबसे देखो वह सबसे कम दूरी यहीं पे मिलता है। जब वस्तु को हम रखते हैं कहां पर, ये 2f1 पर, तो प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर। और देख लो, ये सबसे कम दूरी होता है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का, नहीं तो बाकी समय इससे अधिक भी होता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब, नहीं तो काल्पनिक वाला ये नहीं लेना है। प्रकाशीय केंद्र से f1 तक की दूरी फोकस दूरी कहलाता है, यानी कि ये f फोकस दूरी होगा। सेम दूरी ये भी होता है, तो एक और फोकस दूरी इधर भी सेम दूरी होता है, एक और फोकस दूरी इधर भी सेम दूरी होता है, एक और फोकस दूरी, यानी कि 4 टर्म है। यानी कि मिनिमम कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर f, एक यहाँ पर f और एक यहाँ पर f, मिनिमम 4, यानी कि 4f के बराबर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। यानी कि एक पहला लेंस जिसको हम मान लेते हैं, जिसकी फोकस दूरी को f1 बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। एक और लेंस है दूसरा का, जिसका फोकस दूरी हम मान लेते हैं f2 और वो दे दिया है -40 सेंटीमीटर। पहला लेंस का हम क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता को दिखाते हैं P बराबर होता है 1/f, जब मीटर में f रहता है तब, नहीं तो होता है 100/f जब f किस में रहे, सेंटीमीटर में रहे तब। तो हम लगाएंगे f, ये दिया है सेंटीमीटर में 100/, तो यहाँ पहला क्या है तो हम करेंगे P1, तो यहाँ हो जाएगा f1। दूसरा के लिए फॉर्मूला लगाएं तो होगा P2 बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से P1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100/20, यानी कि P1 का वैल्यू आ गया 20 × 5 = 100, 5 डायोप्टर। इधर P2 का वैल्यू निकालते हैं, P2 बराबर रखेंगे 100/-40, इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद काटते हैं यहाँ पर हम, तो भाग लगाएंगे 2 से, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, यानी कि फाइनली आ गया -5/2। ठीक, यहाँ से P1 और P2 का वैल्यू निकल गया। इसको हम पॉइंट में भी निकाल लेते हैं। P2 = भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा -2.5 डायोप्टर, 5 का आधा 2.5।
अब हमको इसमें निकालना है समतुल्य लेंस की क्षमता, यानी कि दोनों को मिला करके P इक्विवेलेंट निकालना है। P इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला P1 प्लस P2। ठीक, यहां से P1 का वैल्यू कितना आ गया 5, अब प्लस P2 का वैल्यू आया है -2.5। ये 5 प्लस माइनस 2.5, यानी कि 5 में से 2.5 हम घटा देते हैं तो फाइनली हमारा बचता है आंसर 2.5, यानी 2.5 डायोप्टर। अब देख लेते हैं ऐसा 2.5 डायोप्टर किसमें दिया है ऑप्शन में। हाँ, प्लस में आंसर आया है, प्लस में आया है प्लस 2.5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी है। तो सबसे पहला 3 लेंस दिया है, तीनों का फोकस दूरी लिख लेते हैं। F1 का दिया है 20 सेंटीमीटर और F2 का दिया है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर तथा F3 का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि संयोजन का फाइनल जो होगा फोकस क्या होगा, यानी कि F इक्विवेलेंट निकालना है। F इक्विवेलेंट बराबर वाट। F इक्विवेलेंट की फॉर्मूला होता है 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। जितना भी लेंसेस हो सबके फोकस दूरी को हम इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे, यानी 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 का वैल्यू दिया है 20, सब सेंटीमीटर में खाली डाटा रख देंगे हम। फिर इसका प्लस 1/F2 का वैल्यू दिया है -30, फिर प्लस F3 का वैल्यू दिया है 60, सबको रख दिए। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको 1/20 ही रखते हैं, ये प्लस और माइनस मिल करके -1/30 और ये फिर प्लस 1/60। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबका एलसीएम ले लेते हैं तो 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होता है, भाग लगाएंगे 20 3 60, 30 से कम 3 कम 3, फिर यहाँ पर होगा माइनस। ठीक, फिर 30 से भाग लगाएंगे 2 मर्त में कटेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 आएगा, फिर ये 60 से 60 में भाग लगाएंगे 1 मर्त में कटेगा, 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। ये 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया हमारा, नीचा में लघुत्तम है 60, ये प्लस वाला एक साथ ऐड हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर के 4, उसमें से माइनस होगा 2। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/60, यानी कि इसको अगर हम काटते हैं तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आता है 30 दूना 60, इसको काट देते हैं तो कितना आता है 1/30। अब दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देते हैं, F इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30, सब सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी डाटा किसमें आएगा सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान फोकस दूरी F के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोजन या चाहे इस संयोग की फोकस दूरी होगी। अभिसारी लेंस कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस को, 2 उत्तल लेंस को एक साथ रखा गया है सटा करके, तो यहाँ पर हम दोनों का फोकस दूरी क्या है बराबर माना गया, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर F। हमको निकालना है इसमें F इक्विवेलेंट, यानी कि फाइनल फोकस क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से वही फॉर्मूला F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 के जगह भी F आएगा और F2 के जगह भी F आएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F और F का लघुत्तम हो जाएगा F, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1, यानी 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 2/F। अब दोनों की ओर से वैल्यू को पलट देते हैं, यानी कि F इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा फोकस दूरी फाइनल जो है वो आ जाएगा F/2, और ऐसा ऑप्शन सी दिया है, सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा, मतलब फोकस दूरी जब मीटर में देता है तो क्षमता का मान होता है 1/F, और जब सेंटीमीटर में देता है तब होता है 100/F। ये कब अप्लाई होता है, जब सेंटीमीटर में देता है, ये अप्लाई होता है जब फोकस किसमें दिया हो, मीटर में दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, ये एक हम यहाँ पर बनाए हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.5, अगर ये कांच का बना है तब। इसके बाद ये पानी में हम डुबाएंगे, पानी का अपवर्तनांक कितना लिए यहाँ पर μW मतलब वाटर 1.33, यानी कि फाइनली इस कांच के लेंस को जिस माध्यम में डुबा रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। यदि ऐसा केस होता है कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जब हम जिस माध्यम में डुबा रहे हैं,
तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। अवतल लेंस अवतल ही रहता है, उत्तल लेंस उत्तल ही होता है, यानी कि प्रकृति नहीं बदलता है। लेकिन दोनों केस में फोकस दूरी बढ़ जाता है और क्षमता घट जाता है। तो इसमें क्षमता घट जाएगा, पहले ये ज्यादा अपसारी होता है, पहले ज्यादा किरण को फैलाएगा, अब कम किरण को फैलाएगा। इस सिचुएशन में फोकस दूरी बढ़ जाता है और जो क्षमता होता है पी का वैल्यू वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f को जल का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3 में डुबाया जाता है, तब उसकी फोकस दूरी होती है। वही बात, अपवर्तनांक दे दिया है लेंस का 1.5 और यहाँ पर जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक दे दिया है, यानी कि जल का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3। इसको भाग लगाएंगे तो 1.33 आ जाएगा, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक कम है। तो प्रकृति नहीं बदलेगा, लेकिन फोकस दूरी होगा वो बढ़ेगा और क्षमता क्या होगा, घटेगा। इसमें करें फोकस दूरी बढ़ सकती है, बिल्कुल सही, फोकस दूरी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर +10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं। जब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर है तो क्षमता घटकर +6 डायोप्टर हो जाती है। लेंसों की फोकस दूरियां सेंटीमीटर में। देखो जब दोनों को संपर्क में रखते हैं, दो लेंस को, तो ये इसका क्षमता यानी कि P इक्विवेलेंट दोनों का मिलाकर क्या रहा है +10 डायोप्टर, और दोनों के बीच जब हम दूरी कर देते हैं यानी डिस्टेंस लगा देते हैं ये 0.25 सेंटीमीटर, तो इसमें आता है P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू +6 डायोप्टर। तो हमको दोनों का अलग अलग क्षमता निकालना, नहीं सॉरी फोकस दूरी निकालना है। तो हम पहला का क्षमता, पहला लेंस का मान लिया P1, दूसरा का P2, इधर भी पहला का P1 दूसरा का P2। आगे इस दोनों को सॉल्व करते हैं। P इक्विवेलेंट का इस सिचुएशन में फॉर्मूला आता है P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 + P2, जब दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया है। P इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी कि यहां से आ जाएगा 10 बराबर P1 + P2। इसको सही करके लिखे तो P1 + P2 इज इक्वल टू 10 और इसको समीकरण 1 मान लेना है। इधर P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जब D डिस्टेंस पर रखा गया हो P1 + P2 - D × P1 × P2, ये फॉर्मूला होता है। P इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया है 6, P1 + P2 का वैल्यू यहां से हम ले जाकर रख देंगे, कितना हो जाएगा 10, माइनस D का वैल्यू यहां पर दिया था 0.25, रखेंगे 0.25, P1 × P2 का वैल्यू नहीं पता हमको 6। ये देखो ये पूरा सिस्टम माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 0.25 P1 × P2, ये पूरा इधर, फिर ये 10 के जगह फिर प्लस में 6 था, उधर जाएगा तो माइनस में 6 निकालें तो इसको 0.25 को लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा P1 × P2 बराबर, इधर घटाएं तो कितना आएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तिरछी हम गुना कर दें तो वैल्यू आ जाएगा P1 × P2 का वैल्यू जो होगा 4 × 4, यानी P1 × P2 का वैल्यू हो गया 16। अब यहां से एक हम फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, P1 - P2 का होल स्क्वायर बराबर P1 + P2 का होल स्क्वायर माइनस 4P1 × P2। ये फार्मूला एक्चुअली इसका है, A - B के होल स्क्वायर बराबर A + B के होल स्क्वायर -4AB। हमारे A और B के जगह पर यहाँ पर आ रहा है P1 और P2, ठीक। तो P1 - P2 का होल स्क्वायर बराबर P1 + P2 का तो वैल्यू यहाँ दिया था 10 का स्क्वायर माइनस 4 × इसका भी वैल्यू आ गया कितना 16। अब इस P1 - P2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 16 × 4 = 64। आगे 100 में से हम 64 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हुआ 36। ये P1 - P2 के होल स्क्वायर का वैल्यू आया 36, यानी P1 - P2 का वैल्यू आ जाएगा 6। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। दोनों क्षमता हमेशा प्लस में आ रहा है, यानी कि प्लस वाला ही वैल्यू आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन हमको सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू लेना है, ठीक। ये आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को प्लस करके, समीकरण 1 और प्लस करेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 था हमारा, यहाँ पर समीकरण 1 था P1 + P2, P1 + P2 बराबर 10। इस समीकरण को याद रखना है, यहाँ पर यूज करेंगे हम हमेशा। P1 + P2 बराबर 10, इसका वैल्यू कितना आया P1 - P2 बराबर 6।
ये दोनों को ऐड करना है। तो प्लस में P2 और फिर माइनस में P2, ये कट जाएगा, ये दोनों चीजें कट जाएंगे। यहां से बचेगा P1 प्लस P1 यानी कि 2P1 बराबर 10 और 6 16, यानी कि P1 का वैल्यू आ जाएगा 16 बटा में 2, यानी कि ये आ गया 8। अब एक बार करेंगे, ये दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, नहीं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था P1 प्लस P2 बराबर कितना था, हुआ 10। अब यहां से आगे सॉल्व करें तो P1 का वैल्यू आया है 8, इस 8 को रख देंगे P1 के सामने, प्लस P2 बराबर 10, यानी कि P2 बराबर 10 माइनस 8, P2 का वैल्यू कितना आ गया 2। हमको पहला लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता पता चल गया, हमको क्षमता नहीं निकालना था, हमको इस लेंस की फोकस दूरी निकालना था। तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर, यही पे लिख देते हैं, चूंकि P बराबर 1/f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f बराबर 1 हो जाएगा P। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम f1 बराबर होगा 1/P1। तो ये फोकस दूरी आता है मीटर में, और जब इसी को हम कर दें 100 तो ये जो सेंटीमीटर में आता है, फोकस किस में आएगा, वह सेंटीमीटर में। तो यहां से हम लगाएंगे 100/P1, तो ये जो फोकस दूरी आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में, यानी कि 100/8 भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 25 चौक 100 और ये भी कटेगा 4 दूना 8, यानी 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 सेंटीमीटर में आएगा फॉर्मूला से। यहाँ पर लगाएंगे तो F2 बराबर होगा 100/P2, ये भी जो फोकस दूरी आएगा निकल के सेंटीमीटर में आएगा, यानी 100/2, यानी फाइनली 50 सेंटीमीटर। दोनों का निकल गया, एक का हो गया 12.5 सेंटीमीटर और एक का 50 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन में देखेंगे, एक का कितना हुआ 12.5 और एक का 50 सेंटीमीटर, किस ऑप्शन में है। यहां से हाँ सी वाला ऑप्शन में है, यहाँ पर एक है 50 और दूसरा का है 12.5 सेंटीमीटर में ही पूछा था, यहाँ पर तो सेंटीमीटर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 100/f, जब f किस में दिया हो, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर f 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लगाएंगे 100/20, यानी 20 × 5 = 100, प्लस में 5 डायोप्टर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर F इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो F1 × F2 हो जाएगा, कोई कॉमन टर्म नहीं है। F1 से भाग करेंगे F1 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा F2, इससे भाग करेंगे तो F2 कट जाएगा, F1 आएगा यहाँ पर। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, F इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य फोकस दूरी, F1 को पहले लिख देते हैं और फिर प्लस में F2 को बाद में लिख देते हैं, इधर नीचे में F1 × F2। हम फाइनल वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देंगे, ये F इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऊपर में F1 × F2 और नीचे में F1 प्लस F2। ऐसा ऑप्शन कौन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस बनाए हैं, पहला सतह की वक्रता त्रिज्या हम मान लेंगे, यानी कि R1 बराबर कितना मान लेंगे, यहां से R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2, अब देखो जिधर प्रकाश की किरण चलती है इस सतह को पहले मान लिए हम R1, यानी कि इधर प्लस में लेंगे, और इसका सरफेस इधर की ओर बनेगा विपरीत दिशा में, यानी R2 लेंगे हम माइनस में, ये कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर μL लेंस का अपवर्तनांक दे दिया है कि ये कितना है 1.5। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू μLm कहो चाहे μL कहो, μLm -1 × 1/R1 - 1/R2, सबका वैल्यू रख देंगे, खुद से फोकस दूरी निकल के चला आएगा। 1/f इज इक्वल टू μLm कहो चाहे μm कहो, सॉरी μL कहो, सिर्फ 1.5 - 1 × 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1/R2 का वैल्यू कितना है -15। 1/f इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे एक तो बच जाएगा 0.5, ये 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। आगे सॉल्व करेंगे, 1/f इज इक्वल टू ई, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 0.5 का 1/2। यहां से लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 10 और 15 का हो जाएगा 30, 10 नहीं 30, यानी 3 आएगा, 15 दूना 30, 2 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में आएगा हमारा 2 और 3 5, अब बट्टा में हो जाएगा 30। काटेंगे इसको
तो ये कट जाएगा 5 छके 30, यानी फाइनली 1/f इज इक्वल टू 1/2, इधर आ जाएगा गुना में 1/6, यानी कि 1/f इज इक्वल टू आया 1 कम 1 6 दूना 12, दोनों बगल से वैल्यू को पलट देते हैं, ये f बराबर हो जाएगा 12 और सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि सारा डाटा किसमें दिया था, सेंटीमीटर में। ये देख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही है। 56 से, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो एक आवृत्ति को छोड़कर उसका सभी प्रॉपर्टी है वो चेंज कर जाता है। जैसे कि बात करें वेग का और तरंग दैर्घ्य का, ये दोनों चेंज कर जाता है, यानी कि क्या क्या चेंज करेगा, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों चेंज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। दो लेंस ले लिया, हम भी ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला लेंस को P1 और इसकी क्षमता कितना -15 डायोप्टर, और दूसरा का एक और लेंस ले लेते हैं जिसको लिख देते हैं P2 से इसकी क्षमता को दिखाएंगे +5 डायोप्टर। अब यहां से हम इन दोनों का संयोजन से जो बनेगा, यानी कि P समतुल्य जिसको इक्विवेलेंट भी कहते हैं, फॉर्मूला आता है P1 + P2। यहां से लगाएंगे तो P1 का वैल्यू है -15, ये -15 रहेगा, प्लस P2 का वैल्यू है 5, तो ये 5 रहेगा, -15 में +5 कर देंगे, वैल्यू आएगा -10 डायोप्टर। ये P इक्विवेलेंट समायोजन की क्षमता निकल करके आया। यहाँ पर हमको समायोजन की फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि P बराबर होता है 100/f, जब f दिया रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करें तो यहाँ से फोकस बराबर आएगा 100/p, और ये फोकस दूरी किसमें निकल के आएगा बुआ, ये फोकस दूरी निकल के आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे 100/p का वैल्यू कितना आया है -10, तो -10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -10, ये वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में, -10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर √3 है के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण होगा। देखिए, एक कांच का गोलीय सतह हम यहाँ पर बनाए हैं, एक किरण है प्रकाश की किरण जो सतह पर कितना डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, 60 डिग्री के, यानी कि यहाँ पर बनेगा कोण 60 डिग्री का। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये भी कोण होगा 60 डिग्री। ठीक, इधर इस कांच का अपवर्तनांक दे दिया है म्यू बराबर √3। अब हमको क्या करना है, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस कोण को हम दिखा देते हैं थीटा से, ये अभिलंब है, इसको n से दिखाते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण r कहलाता है। तो हम एक नियम जानते हैं, स्नेल का नियम। यहाँ पर I का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री, हमको R का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले R बराबर निकाल देंगे स्नेल लॉ से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है वह, साइन I बटा में साइन R इज इक्वल टू μ/1, यानी कि दूसरे माध्यम, पहला तो ये ऊपर होगा, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि दूसरा का ही अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया है अपवर्तनांक का वैल्यू, √3, तो साइन I का वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं 60 डिग्री बटा में साइन R, तो निकालना है R ही रहेगा, इसका वैल्यू दिया है √3। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, अब बटा में है साइन R, अब बराबर यहाँ पर है √3। तो ये आगे सॉल्व करेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना करके, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, और ये उधर से आएगा, चाहे इधर भेज ही देते हैं पहले, ये साइन भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी √3 × साइन R। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1/2 बराबर साइन R। ये साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है हुआ, तो साइन होता है 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इधर रहेगा साइन R। साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना आ गया R। R का वैल्यू हमारा निकल गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना था आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये थीटा।
तो देखिए एक सीधा रेखा पर बना टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से लगाएंगे, चूंकि ये 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये आर का वैल्यू अभी हम निकाल कर लाए कितना, 30 डिग्री, ये जोड़ देंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। 60 और 30 कितना होता है, 90, और प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस में 90। फाइनली थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री, यानी दोनों किरणों परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5, मतलब लेंस का अपवर्तनांक दे दिया 1.5 को पानी में, जैसे पानी का अपवर्तनांक दे दिया 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। देखो यहाँ पर जो लेंस है उसका अपवर्तनांक अधिक है माध्यम के अपवर्तनांक से, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की जो प्रकृति है वही प्रकृति रहेगी। यहाँ पर लेंस की एक और चीज, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, तो उत्तल लेंस ही रहेगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है। देखो प्रकाश के रंग का मुख्य कारण आवृत्ति होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मूर्ति है, उसका वेग बदलता है, कला बदलता है, इधर आयाम बदलता है, आवृत्ति ही नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। और एक चीज, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाल रंग इधर डालते हैं तो लाल रंग निकलता है, यहाँ पर चाहे परावर्तन के बाद भी लाल रंग ही मिलता है हमको। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश के किरण जो है इसका मुख्य कारण है आवृत्ति, इसका मुख्य कारण क्या है, वो आवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो जो हमारे आंख में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में उसके पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यहाँ पर एक हम इमेज भी दिखाए हैं कि एक पेड़ का हमारे आंख में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा जो है इधर आंख में नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, तो हमारे आंख में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। अगर हमारे कॉर्निया में, जैसे कॉर्निया का जो सतह है वो एक शेप में वक्रित ना होकर किसी सतह में उठा हुआ या किसी सतह में कम वक्रित हो जाए, तो इसके कारण हमारे जो आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अबिंदुकता। एक और चीज, यहाँ पर हमारे आंख की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाए या आंख की क्षमता बढ़ जाए, या एक और केस, जिस शेप में उत्तल लेंस होता है उससे ज्यादा वक्रित हो जाए, ज्यादा टेढ़ा हो जाए, या नेत्र गोला का जो शेप होता है वो गोला भी जिस शेप का होता है उससे बड़ा हो जाए, तो इस कारण से हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उससे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके ठीक विपरीत है, हमारे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए या लेंस की क्षमता घट जाए, जिस शेप में लेंस होता है उससे शेप में ना होकर लेंस पतला हो जाए, चाहे कम वक्रित हो जाए, तो हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और लेंस की समंजन क्षमता, जो लेंस को सिलेरी मांसपेशियां पकड़ के रखती है, आयु वृद्धि के कारण हमारी सिलेरी ई बराबर पूछा गया है। यहाँ पर निगेटिव चिन्ह ये सिर्फ बताएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। ठीक, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला पे वैल्यू रख देते हैं। आवर्धन का हो गया 20, इधर एफओ का वैल्यू हो गया 60, और ये एफई का वैल्यू हमको नहीं पता है। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एफई का वैल्यू आ जाएगा 60/20, ये 20 3 60, यानी कि एफई अभिदृश्य का फोकस दूरी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद कर जाना है, 1 + d/f, ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब हम लोग अपने आंख को लेंस के नजदीक रखते हैं या जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने, उसके लिए करेंगे। तो एक व्यक्ति
-2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है। मतलब कि किस प्रकार का नेत्र दोष उस व्यक्ति के अंदर है और बिना चश्मे का वो अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर दे दिया है क्षमता, तो हम लिखेंगे P बराबर -2.5 डायोप्टर। क्षमता का फॉर्मूला होता है 100/F, जब F सेंटीमीटर में दिया हो तब। हम यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये F बराबर आ जाएगा 100/P। ये F जो निकल के आएगा ये F सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से F इज इक्वल टू 100 में P का वैल्यू दिया है -2.5, यानी कि हम आगे सॉल्व करें तो F का वैल्यू आ जाएगा 100 में माइनस, इसको कर देते हैं हम 25, एक दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पर काटे तो कट जाएगा 25 चौका 100 और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि इस लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। और माइनस में यानी कि ऋणात्मक फोकस दूरी होता है अवतल लेंस का। ऋणात्मक फोकस दूरी कौन से लेंस का होता है? वह अवतल लेंस का। और अवतल लेंस से हम लोग दूर करते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष की दोनों ऑप्शन में है और उस व्यक्ति का जो फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर है, यानी कि वो अधिकतम 40 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हुए वस्तु को आसानी से देख सकता है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता होती है। देखिए ये सूक्ष्मदर्शी का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है ऑब्जेक्टिव वो छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। ये दोनों लेंसों के बीच के जो दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक यहाँ दिखाया भी गया है, यही दूरी कहलाता है नली की लंबाई। तो ये आवर्धन के दो अलग अलग केसों में नली की लंबाई अलग अलग होती है, जैसे कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने या जब हमारा जो आंख है नेत्र के जो हमारा नेत्र है लेंस के करीब हो। इस स्थिति में आवर्धन का फॉर्मूला आता है -L/FO × 1 + D/FE। देखिए यहाँ पर जो m है L के समानुपाती है, यानी कि L बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। एक और केस होता है केस 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस स्थिति में आवर्धन क्षमता होता है L/FO × D/FE। यहाँ भी m L के समानुपाती है, यानी कि दोनों केसेस में अगर सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारा आवर्धन क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा। और नली की लंबाई होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये खगोलीय दूरदर्शी का इमेज बनाया है, तो वस्तु कहीं इधर रहता है अनंत पर, उसका फाइनल प्रतिबिंब बात करते हैं इस लेंस के द्वारा यहाँ पर, फिर इस लेंस के द्वारा यहाँ पर। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है डैश डैश वाली रेखा से बन रहा है, यानी काल्पनिक रेखा से बन रहा है, तो काल्पनिक है। और वस्तु कहीं इधर पर होगा तो इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि आभासी और उल्टा। डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, मतलब कि एक व्यक्ति जिसको दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ चारों प्रकार के दोष के लिए प्रयुक्त होने वाले लेंसों का नाम लिखे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हमारा ए सही है, बाकी सभी का इधर नाम लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूरबीन यानी टेलीस्कोप के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। दूरबीन है, टेलीस्कोप है, यहाँ पर देख लीजिए अभिदृश्यक को दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो FO से इसका फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और नेत्रिका को कहते हैं IP यानी कि E से दिखाते हैं, इसका फोकस दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। आवर्धन का फॉर्मूला होता है -FO में FE। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो FO का वैल्यू 20 में FE का वैल्यू 2, काटेंगे कि 2 दहा के 20, यानी कि वैल्यू आ गया -10। ये माइनस चिन्ह सिर्फ यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनता है फाइनल प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, यानी कि हमारा आवर्धन हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होती है। देखो समान समायोजन कहें या जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब, ये केस समान समायोजन या जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो नली की लंबाई होती है FO + FE। नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों की बीच की दूरी। और केस 2 में जब आंख लेंस के नजदीक हो या प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने
इस स्थिति में नली की लंबाई होता है FO प्लस UE, या यहाँ पर हम UE का वैल्यू रख दे तो ये फॉर्मूला आ जाता है नली की लंबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं पाया जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण का दोष कहाँ नहीं पाया जाता है, अपवर्तक दूरदर्शक में या परावर्तक दूरदर्शक में। देखिए, जो अपवर्तक दूरदर्शक होता है वो लेंस पर आधारित होता है, और जो परावर्तक दूरदर्शक होता है वो दर्पण पर आधारित होता है। तो जब श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करेगी तो यह वर्ण का विक्षेपण होना एकदम निश्चित है, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। यहाँ पर एक ही माध्यम से टकराकर फिर उसी माध्यम में किरण आ जाती है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि परावर्तक दूरदर्शक में ये दोष नहीं पाया जाएगा वर्ण विक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, बेलनाकार लेंस को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, जिसका उपयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए, इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखिए, चारों प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम इधर लेंस का नाम लिखे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अवतल लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस, इससे दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। उत्तल लेंस, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस, इससे दूर किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फिर द्विफोकस लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग जारा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए, और ये बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं अबिंदुकता दोष यानी एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। तो पतली झिल्ली कहो चाहे पतली साबुन के फिल्म कहो या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का जो मुख्य कारण होता है वो प्रकाश के व्यतिकरण होता है। हमारा बी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इसमें क्या होता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की जो प्रकाश किरण होती है ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होकर तीव्रता उत्पन्न करती है। इस रंग को हम लोग ब्लूइश फैमिली भी कहते हैं, और आकाश का रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 76 से, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो मतलब E1 और E2 में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निकालने का एक सूत्र होता है E बराबर H इंटू न्यू, जहां H होता है प्लांक स्थिरांक और उसका वैल्यू होता है 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये प्लांक स्थिरांक एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहीं बदलता नहीं है। अब जिस रंग के फोटोन की आवृत्ति अधिक होगी उसका ऊर्जा अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पर नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, 430 से बढ़कर के 670 हो रही है, यानी कि ये नीले रंग ब्लू रंग की 610 यहाँ पर दिया है और यहाँ पीले रंग की आवृत्ति करें दिया है 510, यानी कि नीला रंग की आवृत्ति अधिक है तो नीले रंग की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो नीला रंग की ऊर्जा E1 दिया है, ये अधिक होगा और E2 छोटा होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में खाली स्थान पथ की लंबाई है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ये प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। तो अपवर्तनांक का यहाँ वैल्यू n दिया है और पथ की लंबाई का वैल्यू t दिया है, यानी n इंटू टी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, देखिए कोई भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करेगी, अगर उसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो बाकी सारे चीज घट जाएंगे, जैसे कि तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगा, वेग भी घट जाएगा। किस स्थिति में, जब अपवर्तनांक उस माध्यम का क्या हो, अधिक हो। तो स्लैब का अपवर्तनांक अधिक होता है हवा के सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्ट करता है, मतलब प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्ट करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग ऐसे चलता है तो अनुप्रस्थ तरंग उसको कहते हैं कि यदि ये तरंग चल रहा है तो तरंग के जो ऊर्जा संचरण की दिशा ये हो और कणों की कंपन की दिशा इसके लंबवत हो। इस घटना का पुष्टि करता है प्रकाश की ध्रुवण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है, इंद्रधनुष जो बनता है वह वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो रंग होते हैं, सातों रंग, वो अलग अलग विक्षेपित होते हैं, इसी घटना से ये इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। अगर ये पृथ्वी है, वायुमंडल ही ना रहे तो प्रकाश की किरण टकराकर वापस नहीं आएगी। तो जब हमारे पास कोई किरणें वापस नहीं आए तो हमको
कौन सा रंग दिखाई देता है? वह काला रंग दिखाई देता है। जब कोई प्रकाश वापस टकरा कर नहीं आए तो वस्तु काले रंग की दिखाई देगी। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। देखिए एक प्रिज्म बना दिए हैं, प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं और इसका वैल्यू दिया है 60 डिग्री, जिसको हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे दिया है √2। यहाँ पर हम एक प्रिज्म बनाए हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहला बात, न्यूनतम विचलन के लिए दो शर्त होता है, I बराबर E बराबर डेल्टा M प्लस A/2। I होता है आपतन कोण, E होता है निर्गत कोण और डेल्टा M होता है न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम विचलन। A होता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। फिर दूसरे का कंडीशन होता है R1 बराबर R2 बराबर A/2। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन में संबंध वाला। वो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2 और फिर बटा साइन A/2। यहां से ये फॉर्मूला लग जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया है √2 रख देते हैं बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2। देखिए हमको आपतन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण ये वैल्यू हमको निकालना है। आपतन कोण ये कहो या ये वैल्यू कहो, यहां से ये वैल्यू हमको ज्ञात करना है। फिर बटा में साइन A/2, A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, अब बटा में 2 √2 बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2। फिर यहां से आ जाएगा साइन 30 डिग्री। एक काम करते हैं हम यहां से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 डिग्री, अब बराबर इधर हो जाएगा साइन डेल्टा M प्लस A/2। √2 अपनी जगह ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये साइन डेल्टा M प्लस A/2, इस √2 से 2 को काटेंगे तो नीचा में √2 आ जाएगा, यानी 1/√2 बराबर आ गया साइन डेल्टा M प्लस A/2। अब यहां से एक और काम करते हैं कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो वो होता है साइन 45 डिग्री का, यानी 1/√2 की जगह हम साइन 45 लिख सकते हैं। इधर साइन डेल्टा M प्लस A/2। काम करते हैं, दोनों तरफ साइन से साइन कट गया, यानी कि 45 डिग्री बराबर आ गया डेल्टा M प्लस A/2। और यहाँ पर यही वैल्यू कहलाता है हम लोगों के I का, यानी कि आपतन कोण का वैल्यू। I का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर 45 डिग्री। हाँ, इस ऑप्शन में है 45 डिग्री, बी वाला ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके ही वैल्यू को हम कहते हैं I। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच जिसका अपवर्तनांक दे दिया है के पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन को डेल्टा M तथा अपवर्तन कोण R में संबंध। अभी हम पिछला क्वेश्चन में देखे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि न्यूनतम विचलन के लिए दोनों शर्तें लागू होना चाहिए। हमको अभी फिलहाल इस शर्त से मतलब है R1 बराबर R2 बराबर A/2। यहां से R1 और R2 ये अपवर्तक कोण कहलाएंगे। यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना दिया है R, यहाँ हम रख देते हैं इसका वैल्यू R बराबर A/2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 2R बराबर हो गया A, यहां से निकल के आया। एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, चूंकि डेल्टा यानी विचलन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू, यहाँ पे म्यू कहें चाहे म्यू के जगह हम n भी कह सकते हैं, n-1 इंटू A। ये विचलन का फॉर्मूला होता है। यहां से हमको मिनिमम विचलन चाहिए, डेल्टा मिनिमम। n का वैल्यू दिया है जितना रख देते हैं 1.5 माइनस 1। तो मिनिमम विचलन के लिए शर्त भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूनतम विचलन वाला A का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2R। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.5 में से घटा देंगे 0.5 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई में ये हो गया 2R। ये 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना 2R, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ गया डेल्टा M बराबर R। ये संबंध जिसमें दिया होगा वही सही हो जाएगा, डेल्टा M बराबर R। पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज जल यानी जिसका अपवर्तनांक में संचरण करता है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है वह, तो इस एक वर्णीय प्रकाश का वायु में कितना दिया है तरंग दैर्ध्य 4200।
जल में प्रवेश करता है जल W यानी वाटर का एयर के सापेक्ष हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3, हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष दोनों बात बराबर है 4/3। तो हमको तरंग दैर्घ्य चाहिए किसमें, पानी में, लेमडा W का मतलब, लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, W मतलब वाटर में चाहिए। तो यहां से हम लगाएंगे म्यू WA बराबर, इसको हम लिखेंगे म्यू W बटा में म्यू A, और यहां से जिसका अपवर्तनांक ऊपर होता है उसका तरंग दैर्घ्य किधर रखते हैं, नीचे। W मैंने पानी में चाहे जल में तरंग दैर्घ्य नीचे हो जाएगा और एयर हवा में तरंग दैर्घ्य ऊपर हो जाएगा। इसे म्यू WA का वैल्यू आ गया, ये म्यू WA का फाइनल वैल्यू एक दिया था यहाँ क्वेश्चन में 4/3। लेमडा A का भी वैल्यू दिया है कितना, 4200, अब बट्टा में लेमडा W नहीं निकालना है, दिया है तो यहाँ से लेमडा W निकालना है। तो लेमडा W इधर भेज दो, ये 4200, ये नीचा में 3 है, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर में इधर जाएगा तो नीचा में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। भाग लगाओ इसमें, 4 एकम 4, 2 में नहीं लगेगा तो 0 लगा के 4 पंचे 20, फिर 0। अब लेमडा W का वैल्यू आ जाएगा 0, यहाँ 0, 5 3 15, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3150 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 31.5। इसका ऑप्शन बी दिया है वह बी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता है। अगर हम किसी प्रकाश के किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालते हैं तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों घटता है, तो 4200 से घटेगा, बढ़ेगा नहीं, 56 से नहीं हो सकता, 3150 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में संबंध, ये वह संबंध आता है पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध, म्यू कहो या एन कहो बराबर होता है a + b/λ² + c/λ⁴। इसको हम कॉची समीकरण हिंदी में कहते हैं, नहीं तो इधर कॉची समीकरण बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, कॉची इक्वेशन। ये तो यहां तक वैल्यू दिया है, तो ऐसा ऑप्शन 2 दे दिया है, तो ये C या D इसमें से कौन होगा, ये क्लियर नहीं, इसमें कोई एरर होना चाहिए तभी C हो सकता है। ये संबंध याद रखना, अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में ये संबंध होता है जिसे हम कॉची समीकरण भी कहते हैं 86 से। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी चाल, अब देखिए वह प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है इसमें लाल रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग का हो जाता है। सबसे कम लाल रंग का विक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, ये जल्द ही निकल जाता है, यानी कि कम विचलित होकर के निकल जाता है। यानी कि लाल रंग के प्रकाश क्या होगा, वह वेग सबसे अधिक होगा, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक है, लाल रंग का प्रकाश सभी रंगों की अपेक्षा में अधिक होता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम जल होता है, कांच होता है, जल या कांच होता है, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो उसके द्वारा प्रकाश का जो है विक्षेपण संभव हो सकता है। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, मतलब प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है, कौन सी स्थिति में। पहला ऑप्शन दिया है समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तित होने पर। ये एक समतल दर्पण ले लेते हैं, इस पर हम लंबवत किरण डालते हैं, टकराने के बाद देखो वह किरण विचलित होती है और किरण में विचलन पाया जाता है सीधे 180 डिग्री का, क्योंकि किरण टकराकर पुनः अपने पाथ पर लौट जाती है। तो इस स्थिति में विचलन का वैल्यू आता है हमारा सीधे 180 डिग्री। दूसरा का ऑप्शन, समतल दर्पण से तिरछा परिवर्तित होने पर। ये समतल दर्पण है, इससे तिरछा यानी कि कोई सी कोण पे आएगी तो फिर ये किसी कोण पे ही टकरा कर जाएगी। यहाँ पर विचलन का वैल्यू हमको देखने को मिलेगा, ये I और I हटा देंगे, 180 - 2I विचलन पाया जाता है, यहाँ भी विचलन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिज्म से होकर निकलने पर, देखो प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश आएगी, इधर मुड़ेगी फिर इधर मुड़ेगी, फाइनल विचलन ये पाया जाता है। विचलन यानी कि डेल्टा बराबर यहां से आ जाएगा म्यू -1 × A। फिर अगला है, आयताकार पट्टी की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर, ये आयताकार पट्टी है जिसकी समांतर सतह है इधर। तो देखिए वो फर्स्ट टाइम यहां से किरण जाएगी, फिर थोड़ा विचलित होगी, फिर इधर बाहर निकलेगी तो उसी दिशा में चली जाएगी। यहाँ पर ये जिस दिशा में जा रही थी उसके समांतर हो जाती है ये किरण, यानी कि इस स्थिति में विचलन नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू -1 × A। ये ऑप्शन म्यू को कहीं कहीं एन से दिखाता है, बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एकदम कंटिन्यूअस रहता है, सतत होता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा का अपवर्तनांक देखिए, हीरा का तो होता है 2.42, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट माध्यम कहे या पदार्थ कहे उसका अपवर्तनांक लिखे हम। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, हवा यानी वायु का अपवर्तनांक होता है 1 दशमलव के बाद 3 गो जीरो फिर 3, याद रखना 1 दशमलव के बाद 3 जीरो और 3, ये लगभग 1 के ही बराबर होता है। बर्फ का होता है 1.31 और पानी का इससे ज्यादा होता है, बर्फ से ज्यादा होता है 1.33, फ्रैक्शन में बोले तो 4/3। कांच का होता है 1.5, याद रखना है कांच का 5। हीरा का होता है 2.42। ये अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये मिनिमम होता है और ये सबसे अधिक होता है, यानी कि ये मैक्सिमम अपवर्तनांक होता है। ये भी याद रखना है कि निर्वात का सबसे कम और हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक पथ का ये फॉर्मूला ही होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, देखिए प्रकाश का वेग यानी कि c व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू के, यानी कि जिस पदार्थ या जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की वेग अधिक होगी, तो निर्वात का सबसे कम होता है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे अपवर्तनांक सबसे कम होता है निर्वात का, यानी कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, तो इन संयोजन की फोकस दूरी है। ठीक है, वह 3 गो लेंस को एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगा F इक्विवेलेंट, हमको निकालना है। तीनों के फोकस दूरी को यहाँ लिख दिए। समायोजन के फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। यहाँ से 1/F इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य जो होता है इसकी फोकस दूरी निकालने का, तो 1/F1 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस F2 का वैल्यू 25 सेंटीमीटर प्लस 1/F3 का वैल्यू 45 सेंटीमीटर। इस सब का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं 1/F इक्विवेलेंट इधर लिखेंगे तो लघुत्तम आएगा 15, 25, 45 का 225। 225 में 15 से भाग लगा दो, कट जाएगा 15 ही मर्त में, यहाँ 15 एकम 15। फिर 225 में 25 से भाग लगा दो, 9 आएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 45 से भाग लगा दो, 5 मर्त में कट जाएगा। F इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, इस सबको जोड़ने के बाद 29/225। हम दोनों तरफ से वैल्यू को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी F इक्विवेलेंट आ जाएगा 225/29, यानी ये करीब हो जाएगा 7.7 सेंटीमीटर के करीब। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही आंसर सही होगा 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होता है? लेंस में चाहे किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करे तो एक आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारी चीजें बदल जाते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाएगा।